गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसे प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे समानताएं? दोनों ही तापमापी कांच की पतली नलिका होते हैं, कांच की पतली नलिका के रूप में बने होते हैं। दूसरा, दोनों ही तापमापी में पारा भरा होता है। एक द्रव धातु होती है पारा, जो ऊष्मा पाकर फैलती है। दोनों में पारा भरा होता है, ये तो समानता होगी। असमानता डॉक्टरी तापमान पे होता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के चिन्ह अंकित इसमें होते हैं और केवल शरीर का तापमान नोट कर सकता है, बता सकता है। जबकि प्रयोगशाला तापमापी में -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के चिन्ह अंकित होते हैं और ये प्रयोगशाला में काम में आता है। दूसरा, डॉक्टरी तापमापी में बल्ब के पास किंक होता है, एक मोड़ सा होता है जिसमें से पारा नीचे गिर नहीं सकता। जबकि प्रयोगशाला तापमापी में ये किंक या मोड़ नहीं पाया जाता। अब लेते हैं कुछ उदाहरण। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक के क्या उदाहरण है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये जो धातु हैं ऊष्मा की चालक होती हैं। और ऊष्मारोधी जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, गत्ता, ये ऊष्मारोधी हैं। अब अगली बात आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तापमापी के द्वारा। तापमापी द्वारा। तो इसमें खाली जगह में तापमापी आएगा, इसको अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा, उबलते हुए पानी का ताप तापमापी से नहीं मापा जा सकता। कौन से तापमापी के द्वारा हम उबलते पानी का ताप नहीं माप सकते? उसमें आएगा डॉक्टरी। यानी डॉक्टरी तापमापी से हम उबलते पानी का ताप नहीं माप सकते। ताप को डिग्री किसमें मापा जाता है? सेल्सियस। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। अंडरलाइन कर देंगे। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? विकिरण। विकिरण, इस प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। और स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के प्याले में रखा गया है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण कर देती है। कौन से प्रक्रम द्वारा? ठोस पदार्थ है चम्मच, तो ठोस में किस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? चालन द्वारा। यहां लिखेंगे चालन। चालन प्रक्रम द्वारा ये ऊष्मा का स्थानांतरण कर देगी। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा कौन से रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेंगे? गहरे रंग के। यहां लिखेंगे गहरे, इसमें गहरे आएगा। तो इस प्रकार से ये खाली जगह होगी। अब मिलान वाले शब्दों को लेते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं, मिलान का है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है और उसमें मिलान करवाया जाएगा। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान। कथनों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो मिलान करना है आपको। पहला है थल समीर के बहने का समय। थल समीर
के बहने का समय थल समीर के बहने का समय रात रात को होगा। ये तो कॉलम ए हो गया, थोड़ा लिख देते पहले कॉलम ए। थल समीर के बहने का समय, और ये लिख दिया कॉलम बी। रात, ये रात को होगा और इसमें रात से मिलान करना पड़ेगा। समुद्र समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, इसको उल्टा कर देंगे, इसका मिलान दिल से करना पड़ेगा। और तीसरी बात आती है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, गहरे रंग के कपड़े, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, करने का समय, यानी गहरे रंग के कपड़े हम कब पसंद करते हैं? सर्दियों में या सर्दियां। सर्दियां, तो ये सर्दियां होती हैं, उनमें हम गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, ये हो गया गर्मियां। ये गर्मियां कहलाएगा। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पसंद करते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उतनी ही मोटाई का कोई परतों वाला, उसमें परतें हैं बीच में, परतों वाला वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? यानी हम एक मोटा कपड़ा पहने, उसकी तुलना में दो पतले कपड़े जोड़ करके उतनी मोटाई के पहन लें तो हमें उष्णता ज़्यादा मिलेगी, हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। क्यों? तो आज के लिए आप क्या उत्तर बताओगे? परतों वाले कपड़े की परतों में वायु की परत भी पाई जाती है। वायु की परत भी पाई जाती है। यह वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। अतः वायु की परत हमारे शरीर की ऊष्मा को वातावरण में जाने से रोक लेगी, जिससे हमें उष्णता का अधिक एहसास होगा। अधिक एहसास होगा।
या उष्णता, जिससे हमें उष्णता अधिक महसूस होगी, ऐसे लिख सकते हैं, अधिक महसूस होगी। यानी उष्णता हमें अधिक महसूस होगी क्योंकि परतों के बीच में वायु भरी होती है। ये देखिए, चित्र को देखिए और बताइए कि कहाँ कहाँ चालन विधि से, संवहन विधि से तथा विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो देखिए नंबर 1, में लिखेंगे इस बर्तन के अंदर जो द्रव पदार्थ है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से हो रहा है। यानी संवहन विधि, इसके अंदर जो द्रव पदार्थ भर रखा है, पानी है, दूध है, चाय है, कोई सी चीज है, उसमें तो ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा हो रहा है। नंबर 2, बर्तन के पेंदे से ऊपर की ओर पूरे बर्तन में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से हो रहा है। चालन विधि से देखिए, ये जो बर्तन है ये धातु का बना है, ठोस है, और ठोस में कौन सी विधि से ऊष्मा का चालन होती है? स्थानांतरण चालन विधि से। यानी ठोस पदार्थों में, यदि बर्तन ठोस है उसमें चालन विधि से पहले से ऊष्मा यहाँ से और यहाँ तक पहुंच गई ऊपर तक, और इसके अंदर जो द्रव भरा है उसमें संवहन विधि द्वारा। अगली बात आएगी नंबर 3, यह बर्तन अपने आसपास के वातावरण में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से करता है। यानी आसपास के वातावरण में ऊष्मा जा रही है वो विकिरण विधि द्वारा ही जा रही है। सफेद रंग, इसमें देखो उत्तर क्या आएगा, यानी गर्म स्थान वाले जो स्थान है, गर्म जगह वाले, वहां पर यह कहा जाता है घरों को जो बाहर की जो सफेदी है, घरों के बाहर का जो रंग है वो सफेद होना चाहिए। तो क्यों? तो यहां लिखेंगे सफेद रंग ऊष्मा का कम से कम अवशोषण करता है, जबकि अधिक से अधिक ऊष्मा का परावर्तन करता है। अतः मकान
कम गर्म होंगे, मकान अंदर से कम गर्म होंगे तथा उन मकानों में रहने वाले लोगों को गर्मी का उन मकानों में रहने वाले लोगों को गर्मी कम महसूस होगी। क्योंकि बाहर से अगर सफेदी कर रखी मकान पर, तो जैसे सूर्य की जो ऊष्मा है उस पर गिरेगी, उस पर आएगी, तो वह सफेद रंग अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देगा और कम से कम उसमें ग्रहण करेगा, जिससे भीतर का मकान है वो कम से कम गर्म होगा और वहां रहने वाले लोगों को आराम मिलेगा, उस घर में रहने वाले लोगों को आराम मिलेगा। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं।